नमस्कार। आज तारीख है 22 नवंबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। अमेरिकी विरोध के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया। पहली बार बिना अमेरिकी सहमति के G20 नेताओं ने सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को मंजूरी दी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रिसील रामाफोसा ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए बाकी 19 सदस्य देशों का नेतृत्व किया और संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया गया। राष्ट्रपति रामाफोसा का पुराना बयान फिर गूंज रहा है, हम डरेंगे नहीं। इस बार समिट की थीम है एक समावेशी, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के साथ मिलकर काम करना। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति रामाफोसा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु संकट और असमानता जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका इस सम्मेलन में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। G20 प्रोटोकॉल के तहत भाषण लाइव प्रसारित नहीं हो रहे हैं, इसलिए आधिकारिक वीडियो फीड की आवाज बंद रखी गई है। केंद्र सरकार ने देश के 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज़ादी के बाद मजदूरों के लिए सबसे बड़ा और प्रगतिशील सुधार बताया है। सरकार का दावा है कि इन कोड से कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियां मिलेंगी और हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा होगी। दूसरी तरफ देश के प्रमुख मजदूर संगठनों ने इन कोड को मजदूर विरोधी करार दिया। उनका आरोप है कि ये कोड पूंजीपतियों के दबाव में बनाए गए हैं और इनसे शोषण बढ़ेगा और मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। संगठनों ने यह भी याद दिलाया कि साल 2020 में किसान आंदोलन के दौरान विपक्ष के वॉकआउट के समय राज्यसभा में बिना चर्चा के 3 लेबर कोड पास करा लिए गए थे। नए लेबर कोड अब पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इस मुद्दे पर मजदूर संगठनों ने देशव्यापी विरोध की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधे जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। खास सूचना के आधार पर चले इस ऑपरेशन में 4 खतरनाक अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 विदेशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि ये हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में स्मगल किए जा रहे थे। स्पेशल CP क्राइम देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह मॉड्यूल ISI के इशारे पर काम कर रहा था और देश में बड़े अपराधों को अंजाम देने की फिराक में था। उधर बिहार में NDA सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे में गृह विभाग भले ही डिप्टी CM सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है, लेकिन विशेष अधिकार अभी भी CM नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। हालांकि कानून व्यवस्था और पुलिस अब सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन पुलिस प्रशासन का पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ ही में है। 2 दशक बाद पहली बार JDU ने सबसे ताकतवर माने जाने वाले गृह विभाग अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा को दिया है। इससे सम्राट चौधरी का NDA सरकार में कद और मजबूत हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे नीतीश की चतुर चाल माना जा रहा है, जिसमें गृह विभाग देकर भाजपा को खुश तो कर लिया, लेकिन असली पावर अपने पास ही रखी। कर्नाटक के बेंगलुरु में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े जाने के मामले में FIR दर्ज की गई है। वाई विनोदा की शिकायत पे कर्नाटक पुलिस ने चुनावी धांधली का केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हजारों फर्जी नाम मतदाता सूची में डलवाए, ताकि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली महादेवपुरा सीट के जनादेश को प्रभावित किया जा सके। शिकायतकर्ता ने इसे लोकतंत्र पर गहरा आघात बताते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर की धांधली बिना किसी राजनीतिक दल के लोगों, अधिकारियों और बाहरी तत्वों की साठगांठ के संभव नहीं है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में तनावपूर्ण विवाद को सुलझा दिया। ओवल ऑफिस में ममदानी के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा, मैंने 8 देशों के बीच शांति समझौते कराए, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने जोड़ा कि दोनों देशों को चेतावनी दी गई थी कि अगर विवाद न सुलझा तो 350% टैक्स लगेगा। ट्रंप ने अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण परिवर्तनों का श्रेय लिया। हालांकि भारत ने कभी इस मध्यस्थता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। और आखिर में खबर जरा हटके। नवंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और इसके बाद दिसंबर यानी भारत में कड़ाके की सर्द का मौसम आएगा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंडे देशों की रैंकिंग के मामले में भारत किस नंबर पर है? जरा हटके में बात इसी पर। वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे देशों की रैंकिंग औसत वार्षिक तापमान के आधार पर तय होती है। सबसे ठंडा क्षेत्र तो ग्रीनलैंड है, जहां तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन स्वतंत्र देशों में इस मामले में नंबर 1 पर है कनाडा, जहां तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद आता है रसिया -3.8 डिग्री सेल्सियस। फिर आते हैं मंगोलिया, फिनलैंड और आइसलैंड। अब भारत की बात करें तो हमारा देश काफी गर्म है। भारत का औसत वार्षिक तापमान 24.94 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे वैश्विक रैंकिंग में 95वें स्थान पर रखता है सबसे गर्म देशों की सूची में। ठंडे देशों के रैंकिंग में यह लगभग 100वें स्थान से नीचे है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।